है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 2। हेडिंग है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए को बताने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है, इसको बताने के लिए कौन साइंटिस्ट थे? हर्शे एंड चेस्ट। हर्शे एंड चेस्ट नामक साइंटिस्ट ने कहा था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। कैसे कहा था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बंद कर दो मोबाइल, तुम लोग रख दो, ठीक है। हर्शे एंड चेस्ट ने 1952 में, ठीक है, 1952 में एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज के ऊपर। बैक्टीरियोफेज के ऊपर ऐसी बैक्टीरिया, लाइट 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 ठीक है। हाँ, ऐसी बैक्टीरिया जिसके ऊपर वायरस को ग्रो कराया गया। लाइटिया सही करो। ठीक है, थोड़ा सा प्रांजलि तुम और उधर जाओ, ठीक है। तुम लोगों को देख के समझाएंगे तो सही रहेगा। है जी, बैठो, ठीक है। तुम लोगों को इसमें लिखना है, एक एक लाइन करके लिखना है कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कैसे। हर्शे एंड चेस नामक साइंटिस्ट ने हर्शे एंड चेस नामक साइंटिस्ट ने यह सिद्ध किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। दूसरी लाइन से लिखना, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में वायरस को बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरिया को संक्रमित कराया, जिसको बैक्टीरियोफेज कहा गया। एक फिगर यहाँ पे मैं बना रहा हूं, तुम लोग बना लेना। ये ऊपर जो है ना वायरस है। वायरस के अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस के अंदर एक बात होती है, या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल। मनुष्य की जो सेल होती है ना, उसमें या डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल। पर वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है या तो आरएनए। तो जब ये नीचे बैक्टीरिया है, ये सिद्ध करने के लिए हर्शे एंड चेस ने बैक्टीरिया को लिया, इसके ऊपर एक वायरस को रखा। वायरस क्या किया, अपना ये डीएनए है ना, ये इसके अंदर छोड़ दिया। तो अगले वाले फिगर में दिखाया जाता है कि इसका जो डीएनए था इसके साथ रेप्लिकेट कर गया, इसके साथ रेप्लिकेट कर गया इसके अंदर आने के बाद, ठीक है। और वायरस यहां से हट जाता है, इसका डीएनए खाली हो जाता है और इसके अंदर आकर रेप्लिकेट कर जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता था कि
जेनेटिक मटेरियल वायरस से बैक्टीरिया के अंदर चला आता है और इसके अंदर आने के बाद, बैक्टीरिया के अंदर आने के बाद नई नई सेल्स बनाना शुरू कर देता है। इस तरीके से, ठीक है। इसके आने के बाद ये वायरस और बैक्टीरिया का डीएनए आकर ब्लेंड हो जाता है, तो फिर से एक नया बैक्टीरियल और वायरल सेल बनने लगती है। इसको यहीं तक बस बना लेना तुम लोग। नहीं भी बनाओगे ना तो इससे ये समझना है कि हर्षे चेस ने बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें वायरस का डीएनए जो था बैक्टीरिया के सेल में चला जाता है और यहाँ पे ब्लेंडिंग होने लगती है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स होना। ब्लेंडिंग होकर न्यू सेल बनती है, यानी कि इसका डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर होकर दो नए नए डीएनए बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा द डीएनए वर्ल्ड। मिटा देते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर सर ना अनकंफर्टेबल ये सब भी फील कर रहे हैं सब। नहीं बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ अरे देखो, जो तुम लोग वहां पे फील करते हो वही चीज यहाँ पे भी फील करो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी द डीएनए वर्ल्ड। इसके अंदर हम समझेंगे डीएनए का संसार, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म तुम लोगों को बताया ही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे जो डीएनए होता है एक लॉन्ग पॉलीमर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है या न्यूक्लियोटाइड होता है। तुम लोग डीएनए के बारे में एक लाइन लिख लो। डीएनए सभी जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए सभी जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। और दूसरी लाइन लिख लेना कि यह एक लॉन्ग पॉलीमर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। एक लॉन्ग पॉलीमर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। दूसरी लाइन में लिख लेना स्ट्रक्चर यानी संरचना ऑफ पॉलीन्यूक्लियाइड चेन। ये हेडिंग कर लेना। ये जो हम लोग न्यूक्लियोटाइड पढ़ने जा रहे हैं उसका संरचना जानना है डीएनए का, तो यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये भी बोल सकते हैं। ये हेडिंग कर लेना प्रांजलि, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले डीएनए किस किस चीज से बना होता है ये भी जानना जरूरी है। तो बोल सकते हो
इसके अंदर एक लाइन करके लिख लेना कि डीएनए इज मेड अप ऑफ, हिंदी में तुम लोग लिख लेना कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जिसके अंदर कंपोज होता है कंपोस्ट का मतलब होता है मिला होना, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ ए नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। यानी कि हम लोगों का डीएनए जो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, ये तीन चीज से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलकर बनाते हैं डीएनए को, ठीक है। इसका जब फिगर हम लोग बनाएंगे तो जानेंगे। यहाँ पे एक नंबर करके लिखना नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस किसे कहते हैं ये भी जान लो हेडिंग के तौर पे। नाइट्रोजनस बेस और दूसरा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों का अगर मिला दिया जाए तो इनसे बनता है न्यूक्लियोसाइड। तीसरा जो होता है फास्फेट ग्रुप, और पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ होता है हर टॉपिक के मामले में। तुम लोग बायो में बहुत सारी टॉपिक पढ़े होंगे, तो सबसे टफ टॉपिक यही होती है डीएनए के बारे में पढ़ना। जो डीएनए होता है ना हम लोगों का, वो अगर उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगे ना ये तीनों ग्रुप, तो डीएनए का स्ट्रैंड नहीं बनेगा। क्योंकि डीएनए तुम लोग सुना होगा कि सीढ़ी नुमा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये डबल स्ट्रैंड होता है। डबल स्ट्रैंड बनने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है, नाइट्रोजनस बेस का, पेंटोज शुगर का और फास्फेट ग्रुप का। तो यहाँ पे कहा जाता है किसी किसी में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर पाया जाता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और तीनों ग्रुप आपस में मिल जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। जो न्यूक्लियोसाइड ग्रुप होता है ये किस नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है। बेसिक समझ रहे हो तुम लोग, अरे क्षारीय होता है। और न्यूक्लियोटाइड एक एसिडिक नेचर का होता है। इसको भी सामने लिख लेना तुम लोग, न्यूक्लियोटाइड जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का। जो डीएनए हम लोगों का होता है ना, अम्लीय नेचर का होता है, ठीक है। ये इतना नोट कर लो, फिर से एडिंग करना नाइट्रोजनस बेस। हो गया ना ये सब, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीएनए के बारे में ये जो इतनी जानकारी है वेरी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। अब जानते हैं नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं सिर्फ दो प्रकार के होते हैं।
नाइट्रोजनस बेस हेडिंग कर लो, ए नंबर। नाइट्रोजनस बेस इज टू टाइप। ठीक है सन्नी, दो टाइप का होता है, एक प्यूरिन होता है और एक जो होता है पायरिमिडीन होता है। पायरिमिडीन जो प्यूरिन होता है, इसके अंदर दो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एक का नाम होता है एडेनिन और दूसरे का नाम होता है गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं, इसको जी लिखते हैं। तो यानी एजी, प्यूरिन के अंदर एजी होता है और पायरिमिडीन के अंदर 3 ठो नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इसके अंदर होता है यूरासिल, तुम लोग नाम सुने होंगे यूरासिल का, कभी अगर पढ़ते तो सुनते ही। यूरासिल होता है और दूसरा जो होता है थाइमिन होता है और तीसरा होता है साइटोसिन। ये 3 तरह के नाइट्रोजन बेस पायरिमिडीन में होता है। इसको टी से लिखते हैं, इसको सी से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये आगे काम आएगा। ठीक है, लिख लेना तुम लोग। साइटोसिन में यहाँ पे एस रहेगा। हाँ नहीं, नाइट्रोजनस बेस जो होता है दो ग्रुप में बटा होता है, एक प्यूरिन में और दूसरा पायरिमिडीन में। प्यूरिन के अंदर 2 ठो नाइट्रोजनस बेस होता है, इसके पायरिमिडीन में 3 ठो होता है। ठीक है, अब देखो तुमसे एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा कि डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानना है। डीएनए के अंदर यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर एडेनिन पाया जाएगा, गुआनिन पाया जाएगा, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाएगा, एजीटीसी ये पाया जाएगा। और आरएनए जो होता है, आरएनए में एडेनिन गुआनिन पाया जाता है और यूरासिल पाया जाता है। इसके अंदर थाइमिन नहीं होता है, याद रखिएगा, एजीयूसी होता है। इसके अंदर थाइमिन नहीं होगा आरएनए के अंदर। यही डिफरेंस है, बार बार एग्जाम में लड़कों को फंसाता है। पूछा जाएगा कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आप पूछा जाएगा कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता, तो यूरासिल नहीं पाया जाता। इस चीज को याद रखना तुम लोग जिंदगी भर। लिख लो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थायमिन सिर्फ आरएनए में नहीं पाया जाता और डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है। चलो अब बी एडिंग करना तुम लोग, पेंटोस शुगर। ये था जानकारी इतना नाइट्रोजनस बेस के ऊपर। देख लीजिएगा सर कहाँ से डाउनलोड होगा, क्योंकि मुझको ये वाला वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, दूसरा एडिंग कर लो, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर भी 2 प्रकार का होता है, आरएनए और डीएनए को ही बोला जाता है पेंटोस शुगर। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, डीएनए एंड आरएनए इज नोन एज पेंटोस शुगर। अब यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर बना देते हैं और एक तरफ आरएनए का।
डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो किसी इस तरीके से रहता है। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ना, ये रासायनिक है। यही है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी कि डीएनए शुगर। इसको बना लेना और आरएनए का बना दे रहा हूं, इसका भी बना लेना। CH2OH ये है राइबोज शुगर यानी कि आरएनए। इसको बना लो तुम लोग। ये राइबोज शुगर है और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। यानी कि पेंटोस शुगर सिर्फ दो प्रकार का होता है, एक ये दूसरा ये। ये डीएनए का केमिकल फार्मूला है जो कि शुगर के नाम से जाना जाता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज नाम का शुगर पाया जाता है ये, और आरएनए में राइबोज नाम का शुगर पाया जाता है। इन दोनों को एक बोला जाता है पेंटोस शुगर। यूट्यूब बंद हो गया है। बना लो इसको। अमित मोबाइल में देख के बना रहा है। अरे इस पे देख के बनाओ यार। शिवम तो एकदम गजब का कमेंट मार रहा है अमित। बस दो ही लड़के कमेंट ही चला रहे हैं इस समय। चलो हेडिंग करो फास्फेट ग्रुप तीसरा है, जो कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर आता है। फास्फेट ग्रुप तीसरा सी। फास्फेट को PO4 माइनस माइनस से लिखते हैं, यही होता है फास्फेट। केमिस्ट्री वाले सर बताए होंगे तुम लोगों को फास्फेट ग्रुप को। और फास्फेट ग्रुप के बारे में ये जाना जाता है एग्जाम्पल के तौर पे। फास्फेट ग्रुप किसको बोलते हैं? एडेनिन को मिला दिया जाए अगर राइबोज से, यदि एडेनिन को मिला दिया जाए राइबोज से तो बन जाता है एडेनोसिन फास्फेट। एडेनोसिन बन जाता है। इसी तरह यदि एडेनिन को डीऑक्सीराइबोज के साथ मिला दिया जाए, डीऑक्सी राइबोज के साथ मिला दिया जाएगा तो यहाँ बन जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन।
डीऑक्सी एडेनोसिन बन जाता है। ये सब फास्फेट ग्रुप होता है। ये वाला यहाँ पे जो बन रहा है ना, ये कैसे बना है? तो तुम लोगों को सुना होगा कि एडेनिन जो होता है नाइट्रोजनस बेस होता है। किस ग्रुप का आता है? तो प्यूरिन ग्रुप का होता है। इसके साथ बस शुगर को मिला दिया जाए तो बन जाएगा एडेनोसिन। एडेनो एडेनिन को अगर मिला दिया जाए डीऑक्सीराइबोज के साथ, डीऑक्सी एडेनोसिन बना लेगा। यदि गुआनिन को मिला दिया जाए राइबोज के साथ तो क्या बनेगा? बनेगा गुआनोसिन। गुआनोसिन बन जाएगा। इसी तरह गुआनिन को जोड़ दिया जाए डीऑक्सीराइबोज के साथ तो यहां बन जाएगा डीऑक्सी गुआनोसिन। ये सब फास्फेट ग्रुप ऐसे बनते हैं। इसी को बोला जाता है फास्फेट ग्रुप। ठीक है, ये फास्फेट ग्रुप के 4 एग्जाम्पल लिख लेना तुम लोग। एडेनोसिन, डीऑक्सी एडेनोसिन, गुआनोसिन और डीऑक्सी गुआनोसिन। प्यूरिन को जोड़ दिया गया है पेंटोस शुगर से। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना हम लोगों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। ये 3 ठो तुम लोगों ने ग्रुप जान लिया, क्योंकि इन्हीं तीनों के नाम मिलने से बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है नाइट्रोजनस बेस, जो अभी तुम लोग पढ़े हो, और दूसरा इसमें पेंटोस शुगर जुड़ जाता है, और तीसरा चीज इसमें फास्फेट ग्रुप PO4-। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि डीएनए की एक स्ट्रैंड बनती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रैंड बनती है। ये एक एक स्ट्रैंड बन जाती है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो अभी देखो कैसे जुड़ बना रहे हैं डीएनए को। ये लिखा लिया, लिखा गया। तुम लोगों को क्या महसूस हो रहा है? मजा है? सो गुड कि सो कोल्ड? थोड़ा सा कंफर्ट अनकंफर्टेबल महसूस होगा। अच्छा, चलो, कितना टाइम हो गया? यहाँ पे ये हेडिंग बना लेना, ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसी को हेडिंग बना लो, ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। यहाँ से ये जो P है ना, यही फास्फेट ग्रुप है। यही से शुरू होता है फास्फेट। तो यहाँ पे 5 जहां से शुरू होता है वहां पे 5 दिया जाता है, लिखा जाता है। और इस 5 से जुड़ता है पेंटोस शुगर।
लग रहा है छोटा हो जाएगा क्या? ये एक्चुअल में ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी कि डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड होता है कि नहीं? डबल स्ट्रैंड जैसे लगता है कि सीढ़ी बना हुआ है। एक्चुअल का अगर देखोगे तुम लोग तो इस तरीके से डीएनए होता है। तो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड का बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो डीएनए का एक स्ट्रैंड बना होता है, ये वाला एक स्ट्रैंड को ये बनाया गया है। सबसे पहले फास्फेट ग्रुप जुड़ा है, बीच में पेंटोस शुगर जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है, फास्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब दूसरी बार क्या होगा, एक और स्ट्रैंड बनेगा तो ये इससे जुड़ेगा। एडेनिन से हमेशा थायामीन जुड़ता है। थायामीन अगर मैं फिगर बनाता तो उससे थायामीन जुड़ता है और थायामीन से एडेनिन जुड़ जाता, गुआनिन से साइटोसिन जुड़ जाता और साइटोसिन से गुआनिन जुड़ जाता है। तो यहाँ पे दो स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाता है डीएनए का। पर हम लोगों को एक ही स्ट्रैंड जानना है। यही है तुम लोगों का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको बोला जाएगा फास्फेट ग्रुप और यहां से लेकर यहां तक पेंटोस शुगर और ये जो है नाइट्रोजनस बेस है। ए से कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है? ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है पेंटोस शुगर से, याद रखना। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। और ये जो है तुम्हारा ये पेंटोस शुगर है। अगर इसको मैं ऐसे ऐसे कर दूं तो ठीक है, ये जितने भी इस तरह का पेंटागोनल बनाया गया है स्ट्रक्चर, ये पेंटोस शुगर का। पेंटोज क्यों बोला गया है? जिसमें 5 ठो कार्बन हो, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, यहाँ पे देखो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, पेंटोज हो गया, ठीक है। तो पेंटोज अगर हेक्सोज बोला जाता तो उसमें 6 हो जाता है, हेप्टोज बोला जाता तो 7 हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है इसमें कितने कार्बन होते हैं? 6। और कितना हाइड्रोजन होता है? 6 हाइड्रोजन होता है। ये बेंजीन है कि नहीं है? अभी ये बेंजीन है ही नहीं है, ठीक है। बेंजीन के अंदर 3 ठो डबल बॉन्ड होता है ऐसे, ठीक है। अब इसमें 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन हो सकता है, यानी C6H6 हो सकता है। और बेंजीन का स्ट्रक्चर जो था ना सपने में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? केकुले के द्वारा। वो सोच रहा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। कभी तुम लोग सोचे हो सोते वक्त दिमाग में आविष्कार? नहीं सोचे होगे तुम लोग। हाँ, मैथ के सवाल लग सकते हैं। केकुले नाम का एक साइंटिस्ट था, C6H6 का
स्ट्रक्चर बनाना चाहता था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। वो दिन भर ऐसे ऐसे करता रहा, ऐसे ऐसे करता रहा, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कैसे बनाऊं इसको, कैसे बनाऊं, गोला बनाऊं कि क्या करूं, कैसे कहाँ कहाँ लगाऊं। रात में जब अगर पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो रात भर उनको पढ़ाई दिमाग में आती रहती है। कभी तुम लोगों को ऐसा हुआ कि यहाँ का पढ़ाया होगा रात में सपने में आए? कभी नहीं होगा। ठीक है, पर हमको याद आता है कि तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, अब नई चीज क्या ऐड करनी है। ठीक है, तुम लोगों को कौन सा ड्रीम आता है? क्वीन ड्रीम? हाँ, अच्छा, पगलेटी वाला ड्रीम आता होगा। घर वाले जगा देते हैं। जब सीरियसली में पढ़ोगे, अपने काम से एकदम लीन रहोगे, तो उस समय तुमको सोते वक्त भी वो काम तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा, और उससे जो प्रसिद्धि मिलेगी वो बहुत आगे जाओगे उस प्रसिद्धि से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसको बना लिए हो ना तुम लोग? चलो मिटा देते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ डिस्कवरी हुई है, डीएनए से रिलेटेड, उसको भी लिख लेते हैं। चलो हेडिंग करो, डिस्कवरी रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। डिस्कवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? चला, खोज। डिस्कवरी रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ढांचा नहीं, संरचना। जो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे ना, उसी से रिलेटेड कुछ खोज हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्रीडरिच मिसर, एक नंबर हेडिंग कर लेना, फ्रीडरिच फिशर। इन्होंने एक खोज किया था 1869 में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? नहीं पता? 2 अक्टूबर। सन कौन सा था? 1859 था। यही था। कमेंट किया, क्या कमेंट किया सब? क्या शिवम 6 क्या लिखा है जी? हाँ, 1849 में जन्म हुआ था गधा। नहीं, 1889 में ना हुआ था जी। हाँ, आई 1949 में लिख दिया था। और रुको, तुम लोग सर्च भी करके दिखा देते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, डेट याद है ना? गांधी जी सही है ना? तो वही तो मैं बता रहा था तुम लोग, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। इसी में हुआ था जिस समय ये खोज हुई थी फ्रेडरिच फिशर द्वारा। जिस फ्रेडरिच फिशर द्वारा ये बताया गया था कि डीएनए जो होता है एसिडिक सबस्टेंस होता है। ठीक है, इसको लिख लेना तुम लोग, डीएनए से रिलेटेड खोज है, लिख लो। इनके द्वारा यह सिद्ध किया गया कि डीएनए इनके द्वारा यह सिद्ध किया गया कि डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, DNA is present in nucleus of cell and is called nuclein.
और उस समय इन्होंने क्या तुम लोग लिखे हो, इनके द्वारा यह सिद्ध किया गया कि डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और इन्होंने डीएनए को न्यूक्लियन कहा। यहाँ पे मैं लिखा हूं न्यूक्लियन का। और दूसरा लाइन लिख लेना यहां से, इनके द्वारा डीएनए को अम्लीय पदार्थ पहचाना गया। इनके द्वारा डीएनए को अम्लीय पदार्थ पहचाना गया। हाँ, डीएनए किस तरह का पदार्थ होता है, तो अम्लीय पदार्थ पहचाना गया इन्हीं के द्वारा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये एक साइंटिस्ट है जिसको श्रेय जाता है डीएनए की खोज का। तुम लोगों ने सुना होगा ना, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इनका फुल नेम था, और 1953 में आकर इन्होंने कहा था कि डीएनए जो होता है ना, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि सीढ़ी नुमा, और सीढ़ी ऐसी कि जैसे मानो घूम रही हो, इस तरीके से घूमती हुई सीढ़ी के नुमा। ठीक है, तो तुम लोग एक लाइन लिख लेना, वाटसन और क्रिक के द्वारा वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए को डबल हेलिक्स मॉडल नाम दिया गया। वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए को डबल हेलिक्स मॉडल नाम दिया गया। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए नाम दिया गया। बस तीसरा एक और साइंटिस्ट आया इसी से रिलेटेड, जिसका नाम था इरविन चारगाफ। ये तुम लोग को बोर्ड के एग्जाम में इससे जरूर पूछा जाएगा, इरविन चारगाफ। और इसको नहीं पूछा जाएगा मान लो फ्रेडरिक फिशर को, लेकिन वाटसन और क्रिक को पूछा जाएगा। इरविन चारगाफ एक महान साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि जो डीएनए स्ट्रैंड होता है ना, इरविन चारगाफ ने बताया था कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंड का रेशियो होता है ना, वो सबका रेशियो एक समान होता है। जैसे कि जी को टी के साथ जोड़ा जाए और ए को टी के साथ जोड़ा जाए। ए मतलब एडेनिन और टी मतलब थायामिन, और बटा जी प्लस सी को जोड़ा जाए तो इसका जो रेशियो आएगा बराबर 1 के आएगा। इरविन चारगाफ के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, इसको लिख लेना तुम लोग। इरविन चारगाफ का नियम के आधार पे नाइट्रोजनस बेस एडेनिन प्लस थायमिन डिवाइड बाय गुआनिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी लगते हैं। और इन्होंने ही बताया था कि एडेनिन जो होता है बॉन्डेड होता है थायमिन के साथ,
adenine is bonded with thiamine. Adenine with thiamine, A डबल बॉन्ड T। एडेनिन हमेशा जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से थायमिन से, जबकि गुआनिन हमेशा जुड़ा होता है, गुआनिन इज बॉन्डेड यहाँ पे लिख लेना सामने डबल बॉन्ड, बॉन्डेड विथ साइटोसिन, ऐसे GC, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है। जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पर याद रखना एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन। कितने बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इरविन चारगाफ के द्वारा दिया गया नियम है। गुआनिन बॉन्डेड होता है साइटोसिन के साथ, पर कितने बॉन्ड से, तो 3 बॉन्ड से। ये सब लिख लेना तुम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में, ट्रिपल बॉन्ड। इसको बना लो, बन गया। अब आखिरी में आते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट बना देते हैं, फिर क्लास ओवर हो जाएगी तुम लोगों का, क्योंकि डीएनए बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। अभी तक का हम भी लोग मानते हैं कि अगर कोई टफ टॉपिक है तो वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले तुम लोग पढ़े होंगे जेनेट मेंडल का लॉ, वो सब बहुत आसान है। अभी तुम लोग इसी में पढ़ोगे जीन एक्सप्रेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि समझने में बड़ा टफ हो जाता है। इसमें 1 नंबर करके लिखना हेडिंग, लेंथ ऑफ डीएनए। The length of DNA is E. coli। इस्चीरिया कोलाई नाम की बैक्टीरिया का डीएनए का जो लेंथ होता है वो होता है 1.36 mm। मिलीमीटर समझते हो ना, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, किसी को पता है? गूगल करोगे, जानते थे? मिलीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितना फीट होता है? 3 फीट। 3 फीट से ज्यादा फीट होता है, 3.5 फुट। चलो कोई बात नहीं है। वही ह्यूमन का जो डीएनए होता है, इसीरिया कोलाई का जो होता है 1.36 mm में होता है, पर ह्यूमन का जो डीएनए होता है उसका जो लेंथ होता है, लेंथ मतलब होता है लंबाई, उसका लेंथ होता है 2.2 मीटर। हम लोगों के शरीर के अंदर जो डीएनए होता है 2.2 मीटर होता है, याद रखना। इस्चीरिया कोलाई एक बैक्टीरिया, उसका भूल जाओगे, पर ह्यूमंस का याद रखना 2.2 मीटर। और तुम लोगों से एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है
कि मनुष्य के शरीर में कौन सी एक ऐसी सेल्स है जिसकी लंबाई सबसे बड़ी है? पता है? सेल मतलब कोशिका। कौन सी कोशिका की लंबाई सबसे लंबी है? न्यूरॉन्स। क्या लिखे हो? शिवम नस लिखा है। अरे गधा, न्यूरॉन्स होता है जिसको तंत्रिका बोलते हैं। तंत्रिका की लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि सूर्य और पृथ्वी को 7 बार उससे लपेटा जा सकता है। तब तुम लोग भूल गए थे? तंत्रिका तंत्र होता है। तुम लोगों को अगर कभी शरीर में दर्द होता होगा ना, चोट लगने के कारण, तो तंत्रिका तंत्र आपस में टच होते हैं तो दर्द होता है। ठीक है, जैसे वायर कभी आपस में टच हो जाए तो कैसे शॉर्ट हो जाता है, उसी तरह हमारे शरीर में अगर कभी चोट लगने के कारण दर्द होता होगा तो उसमें न्यूरॉन्स आपस में टच होने के कारण होता है। कटने के कारण भी जब दर्द होता है तो न्यूरॉन्स आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, वहां पर सुई जब लगाए और दर्द हुआ तुम लोग का ना, तो न्यूरॉन्स ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो जाने के कारण से दर्द होता है। ठीक है, अगर यही तार है, अगर इसको बीचों बीच काटोगे तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा आवाज आएगा। जब इसको किसी मेटल्स के द्वारा काटोगे, हो सकता है तुमको भी लाइन मार दे उसमें। ठीक है, कोई ऐसी कैंची लो या कुछ ऐसा चीज लो, उसको काटो तो तुमको भी करंट लगेगा। हाँ जी, तुम किसी को सुई जब चुभाते हो तो कोशिका के नीचे एक होती है न्यूरॉन्स की लेयर। शरीर में हर जगह न्यूरॉन्स होता है, और न्यूरॉन्स को जैसे ही टच करोगे बाहर से, तब तुमको दर्द महसूस होने लगेगा। ठीक है, कहीं भी अपने शरीर पे सिर्फ कहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं, तो नाखून में और बाल में और आंखों की रेटिना पे। जब ऑपरेशन होता है ना आंखों का, मोतियाबिंद वगैरह का, तो उनको कभी शून्य नहीं किया जाता है। रेटिना को आसानी से बदला जा सकता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। रेटिना में जो ऊपर लेंस लगा होता है ना, उसके ऊपर कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको सब ऑपरेशन करके हटा देते हैं, फिर दूसरा लगा देते हैं सब। उसमें कोई भी सुन करना नहीं, चीरा फाड़ा कुछ नहीं करना है। यही एक ऐसा ऑपरेशन है आंखों का। यहाँ पे ऐसे कोहनी से लग जाता है तो न्यूरॉन्स आपस में दब जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक कम। नहीं कोई नहीं है, उनका हाथ लग गया था। ठीक है, तो हम लोगों को दर्द महसूस होने लगता है। हाँ, वही झंझनाहट होती है। झंझनाहट तो ब्लड सर्कुलेशन को रुकने की वजह से होती है। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे घर पे पानी की पाइप है और पानी को पाइप को दबा दो, बीच में से पानी बह रहा हो, तो तुम लोग देखोगे कि थोड़ा थोड़ा पानी अगल बगल से निकलेगा। तो उसी तरह तुम ऐसे अचानक दबा देते हो तो तुमको झंझनाहट महसूस होता है, इसलिए कि वहां पे बहुत तेजी से ब्लड निकल कर जाता है तो झंझनाहट होने लगती है शरीर को। ठीक है, तुम ब्लड डायरेक्ट अपनी नस को बांध कर रोक सकते हो ब्लड को, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा सा निकलता रहेगा ना तो तुमको झंझनाहट होगा शरीर में। कभी तुम लोगों को नस में इंजेक्शन लगा होगा, कोई डॉक्टर अगर तेजी से नस में चढ़ा देगा ना इंजेक्शन, तुम्हारा शरीर में दर्द होना महसूस हो जाएगा, झंझनाहट लगेगा, उल्टी होने लगेगा, चुनचुनाहट होने लगेगा। ठीक है, जब ब्लड को डिस्टर्ब किया जाता है तो हम लोगों को किसी से मजा लेना रहता है ना। किसी महिला कोई कहती है अरे ताकत का इंजेक्शन लगाए, कुछ असर नहीं किया, तो हम लोग जल्दी से लगा देते हैं ताकि उसके पेट वोट में दर्द होने लगे, जलन होने लगे। तब उससे बोलते हैं कि देखो सुई बहुत तगड़ी थी, तुमको चढ़ने लगी ना, तो हाँ डॉक्टर साहब बहुत तगड़ी थी, ताई काम कर रहा है। कई बार ऐसा हुआ, मैं स्लो जितना लगाता हूँ तो उसको महसूस ही नहीं होता है कि दवा मेरे शरीर में जा रही है। तो दूसरी बार जब आती है तो पिछली बार लगाया तो कुछ असर नहीं किया, तो मैं बताता नहीं हूँ कि इतना स्लो लगाने से कुछ असर नहीं होता, तो मैं फट तेजी से लगा देता हूँ। तो जब चिल्लाने लगेंगी सब तो कहेंगे लग रहा है इस बार तगड़ी सुई लगा दी है। तो अब तुम लोग स्टूडेंट हो इसलिए समझा रहा हूँ कि जो इंजेक्शन लगाने का तरीका होता है, अगर आसानी से धीरे धीरे लगाओगे जितना,
उतना शरीर को कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। और जो लोग तेजी से पुश करते हैं वो समझ लो बहुत तेज नुकसान भी करता है, शरीर को सेंसिटिविटी हो जाती है। ठीक है, तो हम कुछ डॉक्टर मजा लेने के लिए महिलाएं ज्यादा इस सब में आती है, उन लोगों को ज्यादा चिड़ ताकत का सुई लगवाना है, और नहीं चढ़ेगा तो समझेंगे कि तुमको लोकल लगा दिए ऐसा। ठीक है, उन लोगों का मानना ये है। आ सुई नहीं चढ़ी तो समझ लो लोकल है, आ चढ़ गई समझ लो बहुत बढ़िया सुई है। आ भले सुई कम पैसा का हो, ठीक है, उन सब से रेट से नहीं मतलब होता, वो दिमाग से चलती है, थोड़ा सा होती है लोचा होता है। तो जो सुई चढ़ गई वो समझ लो बहुत ताकतवर वाली सुई है। ठीक है, आ सुई का कलर याद रखती है सब। ठीक है, कहते हैं सब ललका वाला सुई बहुत तेज चढ़ता है, वही वाला लगाइएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर में यानी लेंथ के हिसाब से बनाएंगे, तो तुम लोग भी बना लेना। तुम लोग कभी ताकत का सुई लगवाए हो? कभी लगवा के देखना तुम लोग। हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, तो सबसे पहले मल्टीविटामिन का इंजेक्शन उनको लगवाते हैं, लड़कियों को। लड़के आते ही नहीं है क्लास करने, लड़के नहीं आते हैं सब क्लास करने, वो सब प्रैक्टिस करते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। बना लो। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? ठीक है, एक माइक्रोन बराबर है, एक नैनोमीटर बराबर, एक नैनोमीटर बराबर। चलो, 10 के पावर -12 किसका होता है? एंगस्ट्रॉन का तो -10 होता है। बताओ 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 बताओ। मेगा किसका? 10 मेगा? मेगा का नाम मुझे तो मेरे को पता है। इन लोगों को स्केलर क्वांटिटी वगैरह सब पढ़ा दिया है ना, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर। और डायमेंशन फार्मूला वगैरह फिजिक्स में आता है ना जी। तो पूछा जाता है कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, टॉर्क का क्या होगा, कुछ याद है तुम लोगों को? क्या? लेंथ का, टाइम का, एक्सेलरेशन का, हाँ मोमेंटम का, कुछ नहीं याद होगा तुम लोग।
तो उसको क्या बोलते हैं जो बना रहे हैं? ये नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े होते हैं। एक राउंड में 4 होते हैं। बता रहे हैं, एक राउंड में 4 ही नहीं होता है। बता दे रहे हैं, चेला का है, घबरा रहे हो। एक टर्न में ना 10 होता है। एक टर्न में टोटल 10 ऐसे होते हैं पेयर। इसको हम एक एक लाइन लिखवाएंगे इसके बारे में, चिंता मत करो। इतनी जो दूरी होती है डीएनए का, जिसमें 10 पेयर पाए जाते हैं, टर्न होते हैं ऐसे ऐसे, इसको बोला जाता है, इसकी जो दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर। और एक बार जो हेलिक्स होता है इस तरीके से इस तरीके तक, एक बार वन जो हेलिक्स होता है, वन हेलिक्स कॉइल्ड जो टर्न होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर का। और ये जो बीच में उपस्थित है इसको बोला जाता है सुगर फास्फेट। सुगर फास्फेट, जिसे बैकबोन के नाम से जाना जाता है। तो लिख लो इसको तुम लोग। और डीएनए, ये जो स्ट्रक्चर बना है डबल हेलिक्स डीएनए का, और डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्जेबल होता है, यानी कि नकारात्मक आवेश का होता है। तो इधर देखो, बना लिए? कहाँ बनाया? बनाओ उसको, लिखो। अभी तो ये फिगर बनाए हो, अभी आधा ही बना है, आधा इधर बनेगा। अभी तुम लोग जो बनाए हो ना, ये आधा आ गया। कहाँ है आश्रय हो जी तुम लोग? क्या बनाया है? तीसरा राउंड है, बॉन्ड बनाया है। ये बीच में डबल डबल लेयर बनाया है, ट्रिपल लेयर बनाया है। ये सब ना देखो, 3 बॉन्ड से गुआनिन और साइटोसिन जुड़ता है, तो यहाँ 4 बॉन्ड नहीं बनता है कभी भी। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड की संख्या ओनली 3 होती है। तो जहाँ पे जी और सी होगा वो कहाँ पे, इरविन चारगाफ में बताया था ना, ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन और साइटोसिन जुड़ता है, एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड लगाना भूल गए थे।
जहाँ पे एडेनिन थायमिन मिलेगा वहां पे डबल बॉन्ड, और जहाँ पे जी और सी मिलेगा वहाँ ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देख लो यहाँ पे साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे गुआनिन है ट्रिपल बॉन्ड, अगर थायमिन आ गया तो डबल बॉन्ड। इधर कौन जुड़ेगा? एडेनिन जुड़ जाएगा दूसरे स्ट्रैंड में। अब इधर से स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे सी लगा है तो यहाँ पे जी लगेगा। जिसको जो डाउट होगा फट से पूछ लेगा। टाइम ज्यादा हो गया है क्या? ये सब रोज रोज नहीं मिलेंगे, अब अगले साल मिलेंगे सब। आज आखिरी दिन है इन लोगों का। कुछ लोग आए हुए ना अगले साल। अच्छा तुम लोग कुछ नया परिवर्तन के लिए आज सोच लेना तुम लोग कि अगले साल ये काम नहीं करना है। अगर निगेटिव सोचोगे तो पूरी साल तक निगेटिव ही सोचते रहोगे। कुछ कुछ आदतें जो है ना 31 तारीख के रात को सोच लेना है कि अगला दिन से वो काम नहीं करना है। क्या सोच के सोए थे? नहीं यार, बदलाव आता है जिंदगी में। अगर तुम सोच लोगे कि हम लोग जब सब सोचे थे 2015 और 16 में, रात में पढ़ा पहले, सुबह उठ के भी पढ़ा, रात की 12 बजे के बाद भी पढ़ा, नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नहीं, उसको कंटिन्यूअस किसी भी चीज को अगर हैबिटेट बनाना तो 21 दिन का रिहर्सल चाहिए। ठीक है, अगर 21 दिन तक तुम लोग अगर कर लिए तो दुनिया में बहुत आगे जाओगे। और हैबिट कर लेना तुम लोग। अब गलत आदतों को हटाना है तो 21 दिन गलत काम मत करो, वो भी जीवन में बदलाव आ जाएगा। जैसे तुम लोग कोई नशा वगैरह करते होगे, हंस क्यों रहे हो चेला? करते होगे इसीलिए ना हंसा है। दो चोर के दाढ़ी में तिनका, वही वाली बात आ जाती है ना जी चेला? कुछ आदतें हैं जैसे झूठ बोलना, घूमना, घर वालों का पैसा लेकर उड़ा देना, कोचिंग में पैसा ना जमा करना। ठीक है,
तो कुछ आदतें सुधार लो। जैसे 2016 में हमने कसम खाए थे 2015 के 31 तारीख को दिन को दिसंबर में कि 2016 में किसी के शादी में नहीं जाएंगे और फालतू कहीं घूमेंगे नहीं। और उसी साल मेरा सिलेक्शन हुआ था बीचू में। हाँ जी, अपने मौसी के लड़के का शादी में नहीं गए थे, मतलब घर की शादी थी 2016 में। उस साल कहीं नहीं गए हम, बनारस में ही रह गए 1 साल तक, सिर्फ खाना और पढ़ना। शाम को 1 घंटा टहल कर आना 80 घाट पे, ठीक है। हाँ, दुर्गा कुंड में नजदीकी था, दुर्गा कुंड में हम लोग रहते थे। और पक्का सिलेक्शन हो गया, तब से मैं अनुमान लगा लिया कि सही बात है, अगर किसी चीज को ठान लो ना तो हो जाता है। तो मैं मान लिया था कि किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, चाहे कितनों घर की शादी हो। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तुम लोग बना लो। नेक्स्ट हेडिंग कर लेना पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, उसको कल बता देंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। आज ना तुम लोग शांति में थे इसीलिए ज्यादा हो गया, और शांति बहुत जरूरी होता है किसी क्लासरूम के लिए। और तुम लोग उसमें बात बहुत ज्यादा करते हो, है ना। बंद कर दीजिए सर, क्लास आज की ओवर हो जाती है। हेडिंग रहेगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स।